नेक्स्ट यूनिट विल स्टार्ट इज सॉलिड स्टेट। उसमें तो पहले कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स होती हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड्स के केस में दे रहा है सर्टेन प्रॉपर्टीज जिससे वैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज भी करिए पड़ा। तो सॉलिड्स के केस में डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिखे डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। Definite shape and definite volume. Non-compressible high density. Non-compressible high density. Higher intermolecular forces. Higher intermolecular forces and lesser intermolecular space. Higher intermolecular forces and lesser intermolecular space. So these are some common properties of solids. So solids are of two types. Classification start कर रहे हैं. So solids are of two types: crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids and amorphous solids. The solids are of two types: crystalline solids and amorphous solids. Okay, तो crystalline solids and amorphous solids दो तरह के solids हैं. Commonly इनके differences को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है. So differences का NCERT बुक में दिया हुआ है. I have referred the same thing. आप उसी को फटाफट नोट डाउन करते हुए चलेंगे. सबसे पहला पॉइंट देखो लिखा हुआ है शेप्स के टर्म में. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी जनरली रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है. अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो इरेगुलर शेप होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर्स होते हैं. जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में ये चीज एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है. जैसे आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है. बट अगर ग्लास के केस में ये चीज चेक करो तो ग्लास को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्लास पहले सॉफ्ट होता है फिर मेल्ट करता है. तो ग्लास के केस में पहले सॉफ्टनिंग होती है फिर मेल्टिंग होती है. ठीक है. तो अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प टेम्परेचर नहीं होता है. एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें नॉर्मली ये सॉफ्ट होते हैं पहले फिर मेल्ट करते हैं. समझ आ गई बात. तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. Sharp melting point is the property of crystalline solid, whereas range of temperature is there for amorphous solids. So melts at sharp temperature and softens over a range of temperature for amorphous solids. तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए क्लीवेज प्रॉपर्टी. तो अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक शार्प एज टूल से कट करेंगे तो उसमें क्लीन शेप आएगी, क्लीन सरफेस आएगी. When cut with a sharp edge tool, this splits into two pieces, and the newly generated surfaces are plain and smooth. जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में अगर ऐसा करोगे तो इट विल बी अ इरेगुलर सरफेस. मतलब इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए. अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो जैसे हमारे पास मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये सपोज करो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आपने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहाँ से ऐसे कट किया, एक शार्प एज टूल से कट किया. कट करा तो उसके दो सरफेसेस क्रिएट होंगे और दोनों क्लीन सरफेस होंगे. वैसे आपको दो क्लियर सरफेसेस मिलेंगे, एक और दूसरा. तो क्रिस्टलाइन सरफेसेस कट करने से क्लियर सरफेसेस मिलती हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में ये जिगजैग सरफेस मिलेगी. तो ये अगर इस तरीके से कट हो रहा है ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. और अगर यही चीज अमॉर्फस सॉलिड का केस हुआ
अमॉर्फस सॉलिड्स की पहले तो शेप ही इरेगुलर होती है। जैसे मान लो कुछ रैंडम शेप है, उसको आपने शार्प एज टूल से ऐसे कट किया, तो कट करने के बाद जो उसकी दो फेसेस बनेंगे, दे आर नॉट क्लीन सर्फेसेस। अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो कभी ग्लास, अगर आपने कटिंग देखी होगी, तो ग्लास को कितने भी बढ़िया डायमंड कटर से कट किया जाए, बट उसकी जो सरफेस होगी वो कभी क्लीन नहीं आ सकती। तो ऐसे जिगजैग सरफेसेस मिलेंगे, तो उसका मतलब ये अमॉर्फस सॉलिड है। डिफरेंस समझ में आया? तो अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग एक शार्प एज टूल से कट करते हैं, तो उसमें हमेशा क्लीन और प्लेन स्मूथ सरफेसेस मिलेंगे। और अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में अगर आप ऐसा करोगे तो इट विल गिव यू जिगजैग सरफेस। ठीक है, और आगे इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। सो हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्टिंग हो जाती है। और अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में ये रैंडम वैल्यू होती है। तो इसमें प्लेन एंड स्मूथ सरफेस मिला, इसमें इरेगुलर सरफेसेस मिलते हैं, इसके लिए डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, और इसमें डोंट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अभी इसको मैं आपको 1 मिनट बाद एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको हाईलाइट कर लेना है बस। तो पहले टर्म समझ लेना है कि जो एनाइसोट्रोपी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। ये क्या होता है अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ, पहले बाकी डिफरेंसेस क्लियर कर दूँ। नेचर्स के टर्म में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड कैटेगरी है। अमॉर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से होते हैं उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसको जरा समझते हैं। तो जैसे हमारा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे सपोज करो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, तो Na+Cl-, Na+Cl-। तो NaCl के क्रिस्टल में आप किसी भी डायरेक्शन में चेक करोगे तो यू विल फाइंड आउट अ लॉन्ग रेंज ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन इन अ कॉन्टिन्यूअस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ऐसे आपको एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो यू विल फाइंड आउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ Na+Cl-, Na+Cl- एंड सो ऑन। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में ये रैंडम अरेंजमेंट होता है, इट इज नॉट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या डिसऑर्डर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऐसे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। तो दिस इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड होगा तो रैंडम होगा, जैसे कोल ले लिया आपने या सिलिका ले, कोई भी सैंड ले लिया, तो इन दैट केस इट विल बी अ रैंडम ऑर्डर। आपको नहीं पता वो कैसे अरेंजमेंट होगा, वैसे कुछ भी रैंडम से अरेंजमेंट हो सकता है। उसके पार्टिकल्स ऐसे अपना रैंडमाइज अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे कोल का एग्जांपल ले लो, तो ये सब कार्बन आइटम्स उन्होंने बना दिया, ये आपका अमॉर्फस सॉलिड हो गया। समझ आई बात? इसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी, ये थोड़ा ध्यान से समझना है। तो उसमें टर्म लिखा मैंने आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। तो अगर किसी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाती है तो उसको एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं, और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। यहाँ पे चीज मेंशन कर लो, एनाइसोट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। और अगर आइसोट्रोपिक लिखेंगे इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो आपने अगर कभी लैब में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला होगा, प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो लैब में हम जब भी कभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ग्लास जो कि अमॉर्फस सॉलिड कैटेगरी है, तो वहां पे ये बताना नहीं पड़ता है कि आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस साइड से निकलना है। ग्लास लैब को कैसे भी रख लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन से ऑन एन एवरेज सेम आता है। जबकि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अगर ये प्रॉपर्टीज मेजर करोगे तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाती है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक in नेचर होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो एनाइसोट्रोपिक in नेचर होते हैं। इसको चाहो तो ऊपर वाले एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे सोडियम क्लोराइड का अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो अगर मान लो मैंने इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज मेजर करी, तो आपको देखो इस डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, Cl - Na+, इस अरेंजमेंट के ऊपर। जबकि अगर हम इसी प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो इस डायरेक्शन की प्रॉपर्टी देखो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Cl- के ऊपर। क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, तो जब लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब बहुत दूर तक ये अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। तो उसका मतलब Cl- के बाद Na+ कभी मिलेगा ही नहीं। तो उसका मतलब इसकी दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। समझ आई बात। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में देखो रैंडम अरेंजमेंट है, तो आप ऑन एन एवरेज किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी स्टडी कर लो। आपने इस डायरेक्शन में देखा तो नंबर ऑफ एटम्स लगभग वैसे ही मिलेंगे जैसे इस डायरेक्शन में मिलते हैं। सो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द डायरेक्शंस आर सेम, तो प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। जबकि सोडियम क्लोराइड सॉलिड में देखोगे तो आप डायरेक्शन के हिसाब से अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट मिल सकता है। तो अब एनाइसोट्रोपी मतलब होता है प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, आइसोट्रोपी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो आपके एनाइसोट्रोपिक होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अब अगर आपको इस कैटेगरी के एग्जांपल्स लिखने हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसे आप डायमंड लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो, सोडियम क्लोराइड लिख सकते हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी लिखनी है तो आप कोल लिख सकते हो, सैंड लिख सकते हो, कोक लिख सकते हो, या लैम्प ब्लैक लिख सकते हो। या जो ग्लास होता है वो भी इसी कैटेगरी में लिखते हैं। ग्लास जो होता है उसको हम लोग सुपर कूल लिक्विड या अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो इसी कैटेगरी में आप ग्लास भी एग्जांपल में लिख सकते हो। ग्लास को हम लोग सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं। तो ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, या क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखना है। समझ गए प्रॉपर्टीज। सो इसके बाद देखो, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब उन्हीं की क्लासिफाइड स्टडी की जा सकती है। अमॉर्फस सॉलिड्स तो रैंडम सॉलिड्स हैं, तो उनकी इंडिविजुअली स्टडी करी जाएगी। तो जो अमॉर्फस सॉलिड हमें स्टडी करना होगा उसके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। अदरवाइज कॉमन स्टडीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए होंगे। और फिर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solids. This is also a table given in NCERT book. तो नॉर्मली इनके क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सारे टाइप के क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको बेसिकली क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। इट इज मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। So we have in all 4 types of crystalline solids. The first one is molecular solid, second one is ionic solid, third one is metallic solid, and the fourth one is covalent or network solid. तो ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, इनमें नॉर्मली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो या तो वॉन टू वॉल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो 3 कैटेगरी के इसमें सबसेट्स मिलेंगे, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जो इनके अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो देख सकते हो कि जो नॉन पोलर सेगमेंट है उसमें डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस काम कर रहे होंगे। जो पोलर वाला केस है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी। एग्जांपल्स देखने हैं तो जितने इनर्ट गैसेस के केस है सब लंडन फोर्सेस वाली कैटेगरी है। HCl, SO2 जिनमें डाइपोल वेक्टर काम करता है वो पोलर कैटेगरी है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड।
तो नॉर्मली जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते जाएंगे उसकी वजह से उसका फिजिकल नेचर आएगा। तो वाटर के केस में हार्ड करेक्टर होगा, बाकी सब सॉफ्ट होगा। ये सब इंसुलेटर होते हैं, इनमें किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती और जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। तो दे हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उनके केस में ये लीस्ट होता है या बहुत कम होता है। दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के केस में कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा, या इसको आप सिंपल टर्म में आयनिक बॉन्ड भी लिख सकते हो। चाहो तो इसी की जगह पे आप आयनिक बॉन्ड लिख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है दैट इज अ टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो जितने भी आयनिक कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं सब आयनिक सॉलिड्स में आएगा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे और भी बहुत सारे लिख सकते हो, सीजियम क्लोराइड। अब जितने चाहो कोई भी सब्सटेंस जिसमें आयंस की कैटेगरी मिलेगी दे ऑल आर कैटेगरी अंडर द कैटेगरी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। जनरली हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं बट मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है। बट सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जब जाएंगे तो आयंस बनेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कोई भी आयनिक सॉलिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है थ्रू आयंस। तो उसमें ये चीज देखो हाईलाइट करने की है। सो मेंशन दिस पॉइंट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। समझ आया? तो सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर की तरह काम करेंगे, जबकि मोल्टन स्टेट में कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे। सो इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट या फिर एक्वा सॉल्यूशन। तो मोल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जबकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट इनका हायर होता है। तीसरी कैटेगरी है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स के थ्रू बॉन्डिंग है, तो उसमें जो बॉन्डिंग का टाइप है वो है मेटालिक बॉन्डिंग। तो दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सब इसी कैटेगरी में आपके फॉर्म आ जाएगा। बस मरकरी मत लिखना क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो केयरफुली यहाँ बस मरकरी मत लिखिएगा बिकॉज सॉलिड्स की बात हो रही है। बाकी सारे मेटल्स इस कैटेगरी में इंक्लूड कर लेना। तो ये हार्ड होते हैं बट मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब समझते हो, इनसे वायर्स भी बना सकते हैं और उनकी शीट भी बना सकते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसकी शीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल मतलब जिसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। सो मेटालिक सॉलिड से वायर्स एंड शीट दोनों बनती है और ये सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दे आर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू free electrons. And then the last category which is covalent and network solids. Covalent and network solids के अंदर जो bonding होती है that is covalent bonding. तो उस कैटेगरी में सिलिका है, क्वार्ट्ज फॉर्म, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैटेगरी है जिनमें नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये जनरली बहुत हार्ड होते हैं। बस इसमें एक सब्सटेंस एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट, वो ध्यान से देख लो। ग्रेफाइट इज अ कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड जो उतनी हार्डनेस नहीं कैरी करता है जितनी बाकी के कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स फॉलो करते हैं। तो जनरली कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ इट्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जो ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बिकॉज ऑफ इट्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो ग्रेफाइट का लेयर अरेंजमेंट होता है, आप लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा। ग्रेफाइट का लेयर्ड अरेंजमेंट होता है और उस लेयर के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर सकती है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदर देन दिस जितने भी कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स हैं सब नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है,